हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रही थी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने कल आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। नाउ नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों। देखो, नेक्स्ट मैं लेता हूं आपके सामने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है ना। एक बात बताओ बच्चों, देखिए कौन से मेटल ऑक्साइड आपके अनस्टेबल होंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो सुनो, जब मेटल, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है ना, तो आपको एक बात पता होगा कि बच्चों ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या? बोलो। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बनेगा? मेटल कैटाइन एंड ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, जो मेटल लीस्ट रिएक्टिव है उनका कैटाइन बहुत मुश्किल से बनेगा ना। जो मेटल आपके लीस्ट रिएक्टिव है उनका कैटाइन बहुत मुश्किल से बनेगा ना, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा ना के बराबर होगी ना। बोलो बच्चों। तो आप देखो बच्चों, ऐसा कह सकते हो कि ऑक्साइड्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल आर हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आप इसको ऐसे समझो, एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें दोनों तरफ से क्या हो, दोनों तरफ से आपकी प्रॉपर अटेंशन हो, तब तो वो रिश्ता चलता है। वन साइडेड रिश्ता कभी नहीं चलता, नहीं चलता है ना। एक साइड से सब कुछ हो रहा हो, दूसरी साइड से कुछ नहीं हो रहा, तो वो रिश्ता चलेगा नहीं, ठीक है ना। आप समझ में आ रही है बात? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है लेकिन मेटल देना ही नहीं चाहता, समझ रहे हो ना बच्चों? अरे बोलो बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, ऑक्सीजन तो लेना चाहता है, लेकिन क्या ये रिश्ता चल पाएगा? क्या ये रिश्ता चल पाएगा? वन साइडेड रिलेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, बताइए ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, मेटल कैटाइन, अपन क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर हाईली अनस्टेबल एंड एंड इजीली decomposes on सिंपल हीटिंग, है ना। और बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, सिंपल पे आपके डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे देखो बच्चों, एग्जांपल लिया अगर अपन, देखो बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो काफी अनस्टेबल है। या आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो बच्चों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऑक्साइड्स बिलो कॉपर। कॉपर से जितने भी नीचे ऑक्साइड्स आते हैं ना वो क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। आप लोगों ने वैसे ये चीज आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, याद है क्या? ये चीज आप लोगों ने एलिनगम डायग्राम में पढ़ी थी, याद करो। सिल्वर और मरकरी के ऑक्साइड्स एलिनगम डायग्राम में बहुत ऊपर आते थे, हाईली अनस्टेबल होते थे, बहुत रैपिडली डिकम्पोज जाते हैं बच्चों। बोलो बेटा, समझ में आया? तो जितना मेटल लीस्ट रिएक्टिव होगा, जितना मेटल लीस्ट रिएक्टिव होगा उसका ऑक्साइड उतना ही अनस्टेबल होगा। क्लियर? जो ये बात आपको समझ में आ गई? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चों, अब बताओ बेटा, इस सीरीज में अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप बताइए कि क्या आएगा। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है? अपने अगले क्वेश्चन में अपने को डेल्टा जी नोट सेल निकालना है। निकाल सकते हैं आप? अगले क्वेश्चन में डेल्टा जी नोट सेल निकाल सकते हैं आप? देखो बच्चों सुनो,
इस रिएक्शन का अगर आप ई नॉट सेल निकालोगे वो तो 1.1 जाएगा, ये सब जानते क्या, ई नॉट सेल तो 1.10 आ जाएगा बच्चों। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को डाउट है? आप देखो बच्चों, एन की वैल्यू 2 होगी क्या? 2 कैसे हुई? देखो, जिंक किस में जा रहा है? Zn+2 में। कॉपर +2 किस में जा रहा है? कॉपर में। जा रहा है नहीं जा रहा है? तो बताओ बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ या ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हुआ? एन की वैल्यू या तो टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख लीजिए। तो बोलो बच्चों, एन की वैल्यू 2 आ गई। एन की वैल्यू अगर 2 आ गई तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? -NFE0 से -2 9650 E0 सेल क्या हो गया? 1.10। बोलो बच्चों, ये जूल में आंसर आ जाएगा क्या? ये आंसर जूल में आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ एन क्या है? टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन और टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। ठीक है ना? अच्छा ध्यान रखना, ये वैलेंसी फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना? एन वैलेंसी फैक्टर नहीं है बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लेना, ये वैलेंसी फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? चलो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। 2 एल्यूमिनियम 3/2 O2 Al2O3 डेल्टा जी नोट गिवन है आपको -3600 किलो जूल पर मोल। आपको ई नोट सेल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, क्या दोनों साइड दो दो एल्यूमिनियम है? क्या दोनों साइड दो दो एल्यूमिनियम है? इधर भी दो, इधर भी दो। न्यूट्रल एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अच्छा, Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों बताओ? 2 एल्यूमिनियम 2x, 3 ऑक्सीजन है -6, x की वैल्यू 3 आ गई क्या? तो बोलो कितना हो गया? 2 × 3। तो बताओ बच्चों, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? वैल्यू 6 आ गई क्या? आगे बोलो बच्चों, एन की वैल्यू 6 आ गई। ध्यान रखना, ये वैलेंसी फैक्टर नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल चेंज है बच्चों। ये बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल चेंज है। तो अब बताओ बच्चों, अब डेल्टा जी क्या बन जाएगा? -6 96500 E0 सेल आपको निकालना बच्चों, है ना? निकालना है। तो आपको वैल्यूज गिवन है, देखो डेल्टा जी नोट की वैल्यू गिवन है, तो -3600 ये वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो बच्चों, आप इसको सोल्व कर सकते हो। E0 सेल क्या हो जाएगा? 36 × 10⁻3। ये क्या हो गया? यहाँ से आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा क्या बच्चों? समझ में आ गया? चलो बताओ, अब बताओ, अगली इक्वेशन में दोनों साइड कितना एल्यूमिनियम है? बताओ, दोनों साइड कितना एल्यूमिनियम है? इधर भी 4/3 एल्यूमिनियम है, इधर भी 4/3 एल्यूमिनियम है। दोनों साइड 4/3 है ना? चेक करो, दोनों साइड 4/3 मोल है। अब देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है क्या? ठीक है बच्चों, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है क्या?
Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता है। तो यहां से देखो बच्चों, बताओ N की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई क्या? N की वैल्यू 4 आ गई बच्चों। आप देखो बेटा, चलो क्या हो जाएगा, -1200, एक N की वैल्यू 4, 9650 E0 सेल आपको निकालना बच्चों। ठीक है, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों। E0 सेल ये उड़ा देता हूँ मैं, तो ये हो गया मेरे पास हो गया बच्चों। ये पर मोल नहीं है, ये पर मोल नहीं है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, ये पर मोल नहीं है बेटा, सही कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ भी ये पर मोल नहीं है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग है ये, तो सही कर लेना बेटा, ये पर मोल नहीं है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग है ये। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइए, दोनों साइड कितने एल्यूमिनियम है? दोनों साइड कितने एल्यूमिनियम है बच्चों बताओ? दोनों साइड 4 एल्यूमिनियम है क्या? इधर भी 4 एल्यूमिनियम, इधर भी 4 एल्यूमिनियम। न्यूट्रल एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? न्यूट्रल एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा बताओ, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? AlOH4 -1, इसमें 3 है क्या? एल्यूमिनियम को x -1 इंटू 4 -1, तो x की वैल्यू 3 आ गई क्या? बोलो बच्चों, 12 हो गए। तो यहां से यहां तक अगर अपन डिफरेंस देखें तो आपका कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 यानी 12 का डिफरेंस आ गया। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? n की वैल्यू 12 आ गई क्या? बोलो बच्चों, n की वैल्यू 12 आ गई क्या? तो अब बताओ डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 12, f 9650, ये हो गया 3 वोल्ट, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 1000, ये किलो जूल में आंसर आ जाएगा बच्चों। किलो जूल में आंसर आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, किलो जूल में आंसर आ गया? बेटा ये क्वेश्चन समझ में आए? इस वैरायटी के क्वेश्चन समझ में आए क्या? डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालने की वैरायटी के क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? देखो एक बच्चों इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, दिख नहीं रहा अभी तो, एक क्वेश्चन तो आ रखा है, हाँ ये पढ़ा रही बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, दिख रहा है क्या? ए बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन सेल्स फॉलोइंग, दिख रहा है क्या? इफ हाफ सेल पोटेंशियल्स आपको गिवन है बच्चों,
बोलो V1 है क्या? बोलो बच्चों। तो क्या आप इसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो? क्या आप इसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो? बताओ क्या आएगा? हो गया बच्चों 1.10। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन सेकंड आंसर देखो सी। ठीक है? क्वेश्चन सेकंड आंसर सी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा बच्चों, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी शायद। अरे समझ में आ गया क्या? आपको Zn से Zn+2 चाहिए, Zn से Zn+2 चाहिए, उसका उल्टा कर दो, -0.76 का +0.76, और Ag2 से Ag चाहिए, तो उसको ऐसा ले लिया और उसको जोड़ के हमने निकाल दिया। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट बहुत है, क्वेश्चंस खूब देता है ये। ठीक है ना? लंबा जरूर है ये चैप्टर, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत काम आता है ये चैप्टर, ये कुछ आपका चैप्टर जो है ना। अब देखो बच्चे सुनो, नेक्स्ट हमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस का यूज करते हुए ई नोट निकालना है, ई नोट की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो कैसे। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन एक है ए, उसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन N1 E1 नॉट एंड डेल्टा G1 नॉट। एक दूसरी इक्वेशन है बी, उसके लिए मैंने बोल दिया N2 E2 नॉट एंड डेल्टा G2 नॉट। ठीक है? इन दोनों इक्वेशंस का मैंने एडिशन कर दिया, ए और बी का मैंने एडिशन कर दिया। एडिशन करने पर देखो मुझे क्या मिला। मान लो एक नई इक्वेशन मिली सी, के लिए आपका है N3 E3 नॉट डेल्टा G3 नॉट। ये बच्चों मेरे पास। ठीक है ना? अब देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सुनिए ढंग से। अगर मैं ऐसा बोलूं बाई एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना? अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि डेल्टा G3 नोट जो है ना, वो डेल्टा G1 नोट एंड डेल्टा G2 नोट उनका एडिशन होगा? बोलो बच्चों, सही बात है क्या? डेल्टा G3 नोट जो होगा, बोलो एनर्जी। देखो बच्चों समझ में आ गई? एक रिएक्शन की एनर्जी मान लो 30 है, दूसरे की 20 है, तो नेट कितनी हो गई? एक की 30 एक की 20, तो नेट एनर्जी कितनी हो गई? होगी। अब देखो बच्चों, डेल्टा G3 नोट को मैं क्या करूंगा, -NF ये कर दिया, -N1F E1 नोट, है ना? फिर क्या कर दिया, -N2F E2 नोट। ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपका F और माइनस कॉमन है, इन सब का अगर अपन एडिशन कर देंगे, इनका सबका कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, सोल्व करने के बाद बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा, E3 नोट क्या आ जाएगा, N1 E1 नोट N2 E2 नोट डिवाइडेड बाई N3। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इसमें जो सबसे काम की बात ध्यान रखनी वो क्या है, N1 N2 and N3 according to used वैलेंस इक्वेशन। ठीक है ना?
अब ये n की वैल्यू कैसे निकालती है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, सुनना। जैसे सपोज मान लो मेरे पास ये कॉपर +1 है, कॉपर +1 से ये कॉपर में गया। बताओ बच्चों n की वैल्यू क्या होगी अभी, बताओ। टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 का आया, ठीक है। अब बताओ बच्चों n की वैल्यू बोलो होगी। अच्छा अब बताओ बच्चों n की वैल्यू बताओ बच्चों, होगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कॉपर +1, कॉपर +1, कॉपर +2, कॉपर, इसमें n की वैल्यू बताओ, इसमें n की वैल्यू बताओ बच्चों। देखो बच्चों दो कॉपर +1 आइन है, तो कोई एक कॉपर +1 आइन तो कॉपर +2 में गया होगा ना, एक तो गया होगा कॉपर +1 से कॉपर +2 में, और एक गया होगा कॉपर +1 से 0 में। तो चेंज तो 1 का ही आ रहा है ना, चेंज तो 1 का ही आ रहा है बच्चों, बोलो। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? ठीक है भाई। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें ये क्वेश्चन करना है। हमारे सामने ये एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन करना है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं जरा समझते हैं अपन, सुनिए कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले बच्चों जो हमें डिसाइड है उसमें कॉपर +2 किस साइड है, बताओ। कॉपर +2 किस साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? कॉपर +2 लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, बोलो बच्चों। लेफ्ट साइड है ना, है बच्चों, दोनों में आपका लेफ्ट साइड है, तो गिवन में भी लेफ्ट साइड है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को तो अपन वैसे का वैसा रहने देंगे। फिर देखो हमें कॉपर +1 चाहिए, कॉपर +1 किस साइड है, कॉपर +1 किस साइड है, रिक्वायर्ड में कॉपर +1 किस साइड में, हमें कॉपर +1 किस साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। और गिवन में किस साइड है, गिवन में किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो देखो बच्चों ये तो हमारे काम आ जाएगी, ये काम नहीं आएगा। क्या करते हैं, इसको ऐसे उल्टा कर दें क्या, -0.52 वोल्ट, बोलो बच्चों उल्टा कर सकते हैं क्या, उल्टा कर सकते हैं क्या बच्चों। अब देखो बच्चों ये दोनों काम आ जाएगी क्या। देखिए बच्चों क्या करेंगे सुनो, ये जो कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर, फिर Cu से Cu+1 ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर दूं, ये कैंसिल, क्या बचा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +1, बोलो बच्चों क्या हमें यही चाहिए था क्या, क्या हमें यही चाहिए था क्या, बोलो बच्चों। अब बताओ बेटा इस इक्वेशन में n1 की वैल्यू बोलो कितनी है, n1 की वैल्यू बोलो 2 है। अच्छा इसका E1 नोट कितना हो गया, 0.34 वोल्ट हो गया। अच्छा N2 की वैल्यू बोलो, N2 की वैल्यू बोलो कितनी है, 1 है। अच्छा E2 नोट कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, -0.34
0.52 वोल्ट हो गया क्या? बोलो बच्चों। N3 की वैल्यू बताओ। N3 की वैल्यू बोलो 1 और E3 नॉट हमें फाइंड आउट करना है क्या? E3 नॉट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो। हमारे पास E3 नॉट कैसे आ जाएगा? बोलो बच्चों कैसे आ जाएगा? हमने अभी फॉर्मूला लिखा था N1 E1 नॉट N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाई N3। ये हो गया देखो 2 इंटू 0.34 माइनस 0.52 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1। सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर ये बच्चों वैल्यू आ रही है आपकी 0.16 वोल्ट। आ गया बच्चों? बोलो ये वैल्यू समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों। ये क्वेश्चन आपके नीट और जेई दोनों में आया हुआ है ना? ये क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में आया हुआ बच्चों। चलो, कोई डाउट है क्या इसमें? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। अगले क्वेश्चन में डाटा आपको गिवन है। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है कि will copper plus 1 show disproportion reaction in aqueous solution? क्या कॉपर प्लस एक्वा सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा? डिस्प्रोपोर्शन समझते हैं बच्चों? डिस्प्रोपोर्शन को समझते हो क्या? डिस्प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो? देखो, एक ही टाइप की स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन है ना। सेम स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और सेम स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करे। पार्टी देने वाला भी वही और पार्टी लेने वाला भी वही, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन देने वाला भी वही है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी वही है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। देखो सुनो, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ये कॉपर प्लस 1 है, ठीक है ना। अब मान लो अगर अभी इसका अपन करवाएं ऑक्सीडेशन, क्या ये हो गया क्या? कॉपर प्लस 1 चला गया कॉपर प्लस 2 में। बोलो बच्चों, ठीक है। अब यही कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले ली, ठीक है। तो ये कॉपर में चला जाए, चला गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका लिखूं तो कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 1 क्या हो गया? कॉपर प्लस 2 कॉपर हो गया। अब बताओ बच्चों, N1 N2 N3, N1 की वैल्यू बोलो बच्चों। 1 है। N2 की वैल्यू बोलो 1 है और N3 की वैल्यू 1 है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर ये इस तरह से आ गया मेरे पास, ये सारे ही इस तरह की वैल्यू होगी। अच्छा बताओ, E1 नोट E2 नोट E3 नोट, तो आपको कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 चाहिए, उल्टा चाहिए ना बच्चों। कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 चाहिए, उल्टा चाहिए। तो क्या ये माइनस हो गया क्या? बोलो बच्चों, कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 चाहिए तो उल्टा हो गया ना। अच्छा, फिर आपको सेकंड में चाहिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर, सेकंड में चाहिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर, यही चाहिए। यानी ये वैल्यू तो यही रही, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हेन N1 बराबर N2 बराबर N3, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि E1 E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
E1 नोट प्लस E2 नोट दोनों का सम हो जाएगा क्या? दोनों का सम हो जाएगा क्या बच्चों? बताओ तो सोल्व कीजिए। बोलो बच्चों कितना आया? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ गई 0.36 वोल्ट। आप बताओ बच्चों, इसका मतलब कॉपर प्लस वन का एक्वस सॉल्यूशन में डिसप्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कॉपर प्लस वन का होगा। क्यों होगा बच्चों? ई नोट की वैल्यू किस में आ रही है? पॉजिटिव आ रही है ना? तो अपन कह सकते हैं इट मींस in aqueous solution copper plus 1 is not stable and it shows disproportion reaction। ये बात है क्या? एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर प्लस वन स्टेबल नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में आपको कभी भी कॉपर प्लस वन नहीं मिलेगा। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? देखो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो एनसीईआरटी में भी आपकी बहुत अच्छे से लिखी हुई है। ये जो लाइन टिक की हुई है आप पढ़िए। क्या ये बात आपके दिमाग में उतरी है? However, many copper plus compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportion। समझ में आ गया बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर प्लस वन स्टेबल नहीं है। बोलो बच्चों, ये बात समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं है स्टेबल? क्यों नहीं है स्टेबल? बोलो भाई क्यों? क्योंकि डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का जो ई नोट है वो काफी पॉजिटिव आ रहा है, ये डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया? Why copper plus one ion is not stable in aqueous solution? बोलो बच्चों बताओ, कॉपर प्लस वन आयन एक्वस सॉल्यूशन में क्यों नहीं स्टेबल है? ये क्या करेंगे? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, है ना? है बच्चों डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन? आ गया समझ में? बच्चों समझ में आ गया? तो देखो बेटा, पढ़ आप फिजिकल रहे हो लेकिन इसका यूज किस में आ रहा है? इसका यूज आ रहा है आपका इनऑर्गेनिक के अंदर, आ रहा है ना? चलो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है उसका बताओ। जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर बता दो फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गया भाई? वेरी गुड। भुवन चौधरी, जतिन, रक्षिता, विनेश मिड्डा, गुड गुड। कशिश गर्ग। देखो ये Fe प्लस इधर ही चाहिए, इधर ही है, इसको यहीं पढ़ा रहने दो, ये तो काम आ जाएगी। लेकिन Fe प्लस टू हमें हमें कहाँ चाहिए? लेफ्ट राइट हैंड से ये चाहिए, ये काम का नहीं है, इसको चेंज कर देंगे अपन, कर देंगे। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये काम का हमारे लिए, हमारे लिए ये काम का है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सुनो। सबसे पहले जो Fe प्लस थ्री है, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा Fe के अंदर, तो इसका हो गया। फिर Fe क्या कर रहा है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe प्लस टू में जा रहा है, जा रहा बच्चों। तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ऐड कर दो। तो एडिशन करने पर क्या आ गया बच्चों? N1 की वैल्यू 3, N2 की वैल्यू 2
और n3 की वैल्यू 1 हो गई। यहां से देखो, यहां से E1 नोट Fe प्लस 3 से Fe माइनस 0.04, E2 नोट बोलो बच्चों 0.44, E3 नोट आपको निकालना है बच्चों, निकालना है ना। यहां से देखो क्या आ जाएगा, E3 नोट 3 इंटू माइनस 0.04 है ना, फिर 2 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाई 1, सोल्व कर लीजिए बच्चों, क्या आएगा 0.764। क्लियर है बच्चों? चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन किसी जमाने में IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बताओ बच्चों, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या? चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या दोनों गिवन डाटा में? नहीं ना, जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो करते हैं अपन, देखो सुनो, ये मेरे पास OCl माइनस है ना, और ये Cl माइनस है। आप बताओ बच्चों, OCl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, OCl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +1 है क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +1 है क्या? है? और Cl माइनस में बताओ बच्चों क्या है? Cl माइनस में क्या है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो बताओ बच्चों n की वैल्यू तो 2 होगी क्या? +1 से -1 कितने का चेंज आया? +1 से -1 कितने का चेंज आया बच्चों? 2 का ना। फिर देखो बच्चों E1 नोट कितना हो गया? 0.94। फिर देखो बच्चों सुनो, Cl माइनस से ½ Cl2 है बच्चों, Cl माइनस से ½ Cl2, Cl माइनस में -1, ½ Cl2 में, Cl2 में बोलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा क्लोरीन का? 0 ना। तो बताओ बच्चों, अब टोटल चेंज कितने का आया? टोटल चेंज कितने का आया? 1 का ना। E2 नोट की वैल्यू क्या हो गई? आपकी होगी 1.36 हो गई बच्चों। अब देखिए, अब अपन अगर इस तरह से करें इनको, तो क्या होगा? अगर मैं इसका एडिशन कर दूं, ये कैंसिल आउट, क्या बचा? ½ Cl2, ये +1, ये 0, तो N3 की वैल्यू कितनी आ गई? N3 की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। E3 नॉट आपको निकालना है, निकाल दीजिए। E3 नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 2 इंटू 0.94, ठीक है, फिर -1.36 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, सोल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सोल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.52 वोल्ट। आगे बच्चों चलो, ये वाला बताओ क्वेश्चन, ये वाला आप बताओ बच्चों।
हो गया भाई? हाँ, 0.5 वोल्ट आंसर आएगा। भास्कर, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन बैलेंस करने का सेंस क्या है, पहले तो ये बता। हम्म ऑक्सीडेशन नंबर तो किसका चेंज हो रहा है? क्लोरीन का चेंज हो रहा है ना। और अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने की इच्छा हो गई तो ले कर ली। इधर मैंने लगा दिया वाटर, यहाँ मैंने लगा दिया 2H+। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा इधर में? 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया? हो गया बैलेंस भास्कर? हाँ भैया, ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे हो गया क्या? देखो Sn+4, ये तो ऐसा कैसा काम आ जाएगा? है ना? ये तो ऐसा काम आ जाएगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। हो गया? तो अब देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन Sn+4, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Sn+2 में चला जाए। ठीक है, फिर ये Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Sn में चला जाए। इन दोनों का ऐसे कर देंगे, करने से क्या आएगा? Sn+4 4 इलेक्ट्रॉन, Sn आ गया। N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 2, ये 4। E1 नोट कितना है? 1.5। E2 नोट -0.5। E3 नोट हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? E3 नोट क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 2 -0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। 3 - 1 यानी 2/4। कितना आ गया? 0.5 वोल्ट आ गया बच्चों। तो बच्चों, ये इस वैरायटी के क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? इस वैरायटी के क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे करना है? यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं, कंफर्म आते हैं बच्चों। दिखाऊं क्या आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है बच्चों? आया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 देखो, दिख रहा है? 24। 24 दिख रहा है बच्चों? इधर देखो, 31 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 31 देखो।
26 देखो, 26 देखो, तो बच्चों ये ऐसी वैरायटी है कि यहां से क्वेश्चन कंफर्म आता है, ठीक है ना। ये ऐसा पार्ट है जहां से बच्चों क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बच्चों समझ में आया, पक्का क्वेश्चन आएगा। आप चाहे आईआईटी जेई के क्वेश्चन देख लो और चाहे आप नीट में देख लो, इनसे पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। नीट में इनसे पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको, कंफर्म मिलेगा, कोई नहीं रोकने वाला इस क्वेश्चन को। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, आप लोगों के बायोलॉजी का टाइम चेंज हो गया क्या, टारगेट वालों? कई बच्चे तो, मैं क्लास में बोलता हूँ, पता नहीं सुनते भी है कि नहीं सुनते। हाँ भैया, चलो अब अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नर्स इक्वेशन में। अपन नर्स इक्वेशन को डिस्कस करते हैं बच्चों। नर्स इक्वेशन आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नर्स इक्वेशन को डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन देखिए बेटा, सुनिए। आप लोगों ने ये पढ़ा है बच्चों, बोलो। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी log क्यू, पढ़ा है क्या? ये पढ़ा है क्या बच्चों? कहाँ पढ़ा था? थर्मोडाइनेमिक्स में, ठीक है। इस डेल्टा जी की जगह मैं अगर ये लिख दूं, एन एफ ई नोट 2.303 आर टी log क्यू, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बच्चों। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड लगा दूं बच्चों, ठीक है ना। लगा दिया डिवाइड। डिवाइड लगवाने पर देखो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, डिवाइड लगवाने पर मेरे पास ये बचा, E इक्वल्स टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log क्यू। ये बच गया क्या? ये आगे बच्चों इक्वेशन। ये सबको समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर आप थोड़ा सा आगे देखो बच्चों, आर की वैल्यू मैंने ली 8.31। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने टेम्परेचर कितना लिया? थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन, एफ की वैल्यू 9650, ठीक है, एंड log क्यू। इसको बच्चों अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, ई नोट 0.0591 एन log ऑफ क्यू। बोलो बच्चों, ये इक्वेशन आ जाएगी क्या?
ये इक्वेशन आ जाएगी क्या? अब देखो बच्चों सुनो, इसमें ई क्या है? इसमें ई तो है बच्चों, आपको पता होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ई नोट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। फिर देखो बच्चों, आपका एफ जो है वो 9650 गुलाम है बेटा। फिर देखो नेक्स्ट, आर क्या था? यूनिवर्सल केस कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों। टी क्या है? टेम्परेचर केल्विन में। एन क्या है? वही टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्यू क्या है बच्चों, जानते हो क्या? रिएक्शन क्यूसेंट है ना। रिएक्शन क्यूसेंट क्या होता है बच्चों, बताओ? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट होता है क्या? रिएक्शन क्यूसेंट केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो बच्चों, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट होता है क्या? होता है ना बच्चों। अब देखो, आपको पता होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कितनी होती है? बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कितनी होती है? 1 होती है बच्चों। अच्छा, अगर आपको किसी गैस का प्रेशर ना दिया जाए तो कितना लेंगे? किसी गैस का प्रेशर ना दिया जाए तो कितना लोगे? 1 atm। ठीक है ना। इफ प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट गिवन, देन हम हमेशा कितना कंसिडर करेंगे? देन वी विल कंसिडर इट 1 atm। ठीक है ना। तो बच्चों ये नर्स इक्वेशन है, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 एन log ऑफ Q। ये इक्वेशन हम आपको अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर अप्लाई करनी है बच्चों। ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, अलग अलग इक्वेशन पर कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले लेते हैं अपन मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों सुनो, सपोज जैसे मैं ये करता हूं, ये मेरे पास जिंक मेटल है बच्चों, और ये मेरे पास Zn+2 आयन है। ठीक है। ये जिंक मेटल है और ये Zn+2 आयन है। ठीक। तो बताओ बच्चों, एक मेटल हो गया और उस मेटल का आयन हो गया क्या? मेटल और मेटल का आयन दोनों हो गए क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन लेते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट, है ना। इफ इट एक्स एज एनोड, मान लो ये एनोड की तरह काम करे। ये किसकी तरह काम करे? एनोड की तरह। तो एनोड की तरह काम करे तो ऐसा हो गया क्या बच्चों? जिंक सॉलिड किसमें जाएगा? Zn+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? जिंक Zn+2 N2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा क्या? जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसमें n की वैल्यू बताओ। इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई क्या? अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसके लिए नर्स इक्वेशन लगाऊं, तो नर्स इक्वेशन कैसे लगाऊंगा? ध्यान दीजिए बच्चों, मैं इसमें ऐसे लिखूंगा, E इक्वल्स टू ई नॉट 0.0591 n की वैल्यू 2 log Zn+2 n Zn। हो गया। आप एक बात बताओ बच्चों, यहां से अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या?
0.0591 टू log Zn+2। मैंने जिंक को हटा दिया, क्यों? जिंक को मैंने हटा दिया बच्चों, क्यों? सॉलिड है ना, जिंक को मैंने हटा दिया क्योंकि वो सॉलिड है ना बच्चों। तो सॉलिड होने के कारण हमने इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इस सेल के लिए, इस इलेक्ट्रोड के लिए ठीक है ना, E और log Zn+2 के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है ना। तो आप बताओ बच्चों, ये ग्राफ जो आएगा वो -mx+c का है, -mx+c का है, या अलग है कुछ? +mx+c है, -mx+c है ना। बोलो बच्चों, तो क्या ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ऐसा बनेगा ये ग्राफ? बनेगा? ये बात समझ में आएगी? अब देखो बच्चों सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मेरे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2Zn है ना, 2Zn+2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कर दिया। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अब बताओ n की वैल्यू क्या हो गई? अब n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? n की वैल्यू 4 होगी क्या? तो यहां से देखो बच्चों, E इक्वल्स टू E0 0.0591। अब n कितना रखूंगा मैं? n की वैल्यू क्या रखूंगा उस इक्वेशन में? 4, फिर log। अब Zn+2 होगा या Zn+2 का स्क्वायर होगा? Zn+2 होगा या Zn+2 का स्क्वायर होगा? स्क्वायर होगा ना। एक बात हो बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये पावर 2 आगे जाएगी क्या? ये पावर 2 आगे जाएगी क्या? आगे जाएगी। तो देखो बच्चों क्या हो गया, ये आ गया क्या वापस? देखो पावर 2 यहां आ गई। तो एक बात हो बच्चों, क्या ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या दोनों एक ही जैसी है क्या? क्या ये दोनों इक्वेशन एक ही जैसी है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई फर्क पड़ा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई फर्क पड़ा? बोलो बच्चों, नहीं फर्क पड़ा ना, नहीं फर्क पड़ा बच्चों। आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अफेक्ट नहीं होता, नहीं होता ना, चाहे वो ई हो चाहे वो ई नोट हो, नहीं होता ना। बोलो बच्चों, बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? लेकिन बताओ, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है क्या? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर उसका इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है ना। जिस फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करें, जिस फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करें उस फैक्टर की पावर बन जाती है ना, वो फैक्टर पावर की फॉर्म में आ जाता है ना बच्चों। बोलो। तो एक बात बताओ, देखो सुनो, मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं, K1 क्या आ जाएगा? C D A B। K2 क्या आ जाएगा? C का स्क्वायर, E का स्क्वायर, A का स्क्वायर एंड B का स्क्वायर। ये आ गया K1 और K2। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो K2 है वो K1 का स्क्वायर है?
बोलो बच्चों, जो K2 है वो K1 का स्क्वायर है क्या? लेकिन आप बताओ बच्चों, x और y बराबर होंगे या कुछ अलग होगा? x और y इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि E and E naught are not affected by stoichiometric coefficients of reaction, while equilibrium constant is affected by stoichiometric coefficients। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? आ गई बच्चों? चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन बताओ। देखो बच्चों, क्या कह रहा है आपको? आपको निकालना क्या बच्चों? इस बार निकालना क्या, पता लग रहा है क्या? आपको इस इक्वेशन के लिए निकालना है। ठीक है ना? वेरी गुड अर्चिता। तो देखिए, E इक्वल्स टू E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log, ऊपर जिंक नीचे Zn+2। ये तो सीधा सीधा 1m हो गया। अब देखो, E इक्वल्स टू E नॉट, ये वैल्यू तो है -0.76। ये अपन क्या कर देते हैं, 0.6 इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ऊपर ले आए, इसको मैं अगर आगे सोल्व कर लेता हूँ तो -0.76, ये क्या हो जाएगा, +0.03 log Zn+2 -0.76 है ना, 0.03 log, ये आपको दे रखा है 10⁻⁻⁴ दे रखा है। अब इसको मैं अगर फर्दर सोल्व करता हूँ, -0.76 -4 is 0.03, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -0.0 -0.88 वोल्ट आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों? बोलो, आ गया? चलो बाकी कल करते हैं बेटा, ठीक है ना?